हेलो एंड वेलकम टू अवर पॉडकास्ट स्टूडियो टॉक्स। स्टूडियो टॉक्स में जो पर्सनैलिटी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वो बेसिकली कठुआ से हैं, और टू बी मोर प्रिसाइज कठुआ के बसोली से उनका नाता है। प्रोफेशनली वो डॉक्टर हैं और उन्होंने अपने समय में उस समय मेडिकल की सीट प्राप्त करने के लिए, आज तो जैसे नीट होता है उस समय प्री मेडिकल टेस्ट जिसे हम पीएमटी कहते हैं वो हुआ करते थे, और उन्होंने पीएमटी भी टॉप किया था और फिर जीएमसी जम्मू से उन्होंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करी और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में आज वो पूरे ऑलमोस्ट जम्मू डिवीजन में बहुत ही फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन है। कुछ ऑडियंस हमारी जो है वो अब समझ चुकी होगी कि मैं किन की बात कर रहा हूं। हाँ, और एक बात और, सोशल मीडिया पर भी वो काफी एक्टिव रहते हैं। जम्मू के कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर वो वोकल होते हैं सोशल मीडिया पर। और उससे पहले की भी हम बात करें तो मैं जब से उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो या देख रहा हूं तो वो एक म्यूल ऐप करके आती थी म्यूजिक वीडियो, तो वो म्यूजिक वीडियो ऐप का भी उन्होंने भरपूर यूज किया है और अपने साथ अपने को पार्टिसिपेंट्स के साथ वो गाना भी गाते थे। कॉन्ट्राडिक्टरी पैशन है, डॉक्टरी भी और सिंगर भी। तो बिल्कुल आप सही समझ गए, हमारे बीच इस समय उपस्थित हैं डॉक्टर विकास पाधा, और मैं उनका स्वागत करता हूं हमारे आज के स्टूडियो टॉक्स के इस अंक में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, और स्टूडियो टॉक्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा इस इनिशिएटिव के लिए कि जो पॉडकास्ट हम हर जगह अब नेशनल लेवल पे जम्मू में काफ़ी प्रचलित हो गई हैं, और कठुआ में आपने इसके लिए इनिशिएटिव लिया। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत एक धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और आपको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ आपकी कामयाबी के लिए, और मुझे यहाँ पे अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब, मेरा पहला ये आपसे प्रश्न ये था कि आपने अपने एजुकेशन के दौरान कब आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि मैंने डॉक्टरी को ही एज अ प्रोफेशन चुनना है, क्योंकि हमें जो पता चला आपके पेरेंट्स भी एजुकेशन लाइन उसमें थे, डिपार्टमेंट में थे, तो कैसा मोटिवेशन रहा बचपन में डॉक्टरी के लिए आपका? संदीप जी, मेरे जो बचपन है वो यहाँ के कठुआ डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरियाज जो हैं, भड्डू और महानपुर। जन्म स्थान मेरा बसोली है, और बसोली में जन्म जब हुआ तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स, क्योंकि दोनों एजुकेशन लाइन में, टीचिंग लाइन में रिटायर हुए हैं। फादर सीनियर लेक्चरर रिटायर हुए, मदर हेडमास्टर रिटायर हुए। तो ये जॉब इनका भड्डू में था मेरे जन्म के बाद, तो हम वहाँ शिफ्ट हो गए। वहाँ का टाइम मैंने प्री स्कूल जो टाइम होता है हमारा स्कूलिंग से पहले का मेरा, तो वो भड्डू में था। और मेरी स्कूलिंग जो है वो महानपुर के मिडिल स्कूल में, बॉयज मिडिल स्कूल में, वहाँ मैंने एडमिशन लिया था। वो मेरा पहला स्कूल था। तो वहाँ से पढ़ाई शुरू हुई। तो आपने जैसे बोला कि डॉक्टर बनने का, देखिए बचपन में जिस हिसाब का माहौल होता है, मैं मतलब फ्रैंक बात करूंगा। जैसे हम महानपुर से बसोली आते थे बचपन में, जब मैं स्कूलिंग शुरू हुई थी, तो बस में बैठ के आते थे। एक बसोली वाली बस होती थी उस टाइम में, जिसके आगे ट्रक वाला मुंह लगा होता था। जी जी, बहुत पुरानी तो बस, वो बड़ी पुरानी बसेस थी, मैं तब की बात कर बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल। उसकी क्रेज थी। फिर बस में बैठना एक बहुत बड़ी एक्साइटिंग चीज थी हमारे लिए। गाँव के माहौल में मैं बता रहा हूँ कि किस माहौल में था मैं। तो वहां मुझे लगता था कि एक ड्राइवर होता है और एक एक जो कंडक्टर होता है। तो वो मुझे, मैं जब ऑब्जर्व करता कि बच्चों का मन होता है, तो उस समय इतनी लिमिटेड हमारा सर्कल होता है कि उस टाइम मुझे लगता था कि ड्राइवर और कंडक्टर बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैं मदर को एक बार बोला, मैं ना बड़े हो गए ना कंडक्टर बनूंगा। बोलते क्यों? मैं वो ना एक विसल मारता और बस रुक जाती है, एक विसल मारते बस स्टार्ट हो जाती है। तो मदर बोलती नहीं, ड्राइवर बेटर है, मजाक में की, क्योंकि वो ज्यादा टेक्निकल चीज है। तो इस तरह के माहौल में थे हम। तो एज सच मैं कहूंगा कि डॉक्टर बनने का अभी ऐसे उस टाइम नहीं सोचा था। पढ़ाई मेरी हुई, पढ़ाई में मैं अच्छा निकला, मुझे काफी सपोर्ट मिला घर से भी। और मैं बताऊं, जब महानपुर से बसोली आए, मेरा ट्रांजिशन धीरे धीरे फेज वाइज हुआ है मेरी लाइफ में। एक गांव से स्टार्ट होके मैं एक अब जम्मू में हूँ, तो मैं हर स्टेप पे मैंने एक सफर किया है। तो मैं एक महानपुर एक विलेज लेवल का समझिए, वहां से बसोली तहसील लेवल पे आया। तहसील लेवल पे बसोली में पढ़ाई, जो एक नेताजी मेमोरियल शिक्षा केंद्र स्कूल है वहां पे,
आज भी है वो स्कूल, तो वहाँ मैंने पढ़ाई कंटिन्यू की। और जो आपको आज भी हैं स्कूल्स, जवाहर नवोदय विद्यालय, जी जी, बसोली तो में। बसोली जो पहला बैच था उसके लिए एंट्रेंस हुआ था और वहां पे मैंने क्वालिफाई किया था, और फर्स्ट बैच में वहां मैं 1 साल पढ़ा हूँ। अच्छा। तो वहां भी मैंने पढ़ाई की है। और तब तक भी कोई ऐसा नहीं था, जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे हम स्टेप्स चढ़ते हैं तो हमारा एक सीढ़ी पे ही कंसंट्रेशन होती है, तब भी मंजिल का कुछ अभी आइडिया नहीं था कि आगे क्या बनना है। तो वही था कि जिस क्लास में है, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छे से करेंगे, अच्छे नंबरों से करेंगे, और काफी सहयोग भी मिला और एनकरेजमेंट भी मिलती रही। अनफॉर्चुनेटली नवोदय में मैं 1 साल से ज्यादा नहीं पढ़ सका, मुझे वापस बसोली में ज्वाइन करना पड़ा नेताजी मेमोरियल स्कूल को। और वहां से फिर मेरे एक्चुअली ग्रैंडफादर दादाजी वो इंटरेस्टेड थे, क्योंकि वो देखते थे मैं पढ़ाई में काफी अच्छा हूं, तो उनके मन में था कुछ चल रहा, तो उन्होंने मेरे फादर को भी बोला, क्योंकि तब बसोली में डैम बन चुकी थी और ये अटल सेतु का कोई प्रपोजल नहीं था। तो यही था कि बसोली जो है वो पिछड़ जाएगा और ये एक दूर दराज का एरिया हो जाएगा। तो इससे मेरे दादाजी को ये लगा कि शायद इसकी एजुकेशन सफर ना करे, तो उन्होंने मेरे पिताजी को और मदर को बोला कि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कठुआ में बच्चों की पढ़ाई के लिए शिफ्ट हो जाओ। तो हमने ये डिसीजन लिया कि बहुत अच्छी प्यारी जगह है बसोली, मेरा जन्म स्थान, छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन एक मजबूरी में कि उनकी एक दूरदर्शिता थी कि इनको पढ़ाना है तो आप एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चले जाओ ताकि आपकी पढ़ाई में कोई ऐसा विघ्न ना आए। तो फिर मैं कठुआ में आ गया और आरएस जागृति निकेतन में मैंने एडमिशन लिया। 8वीं कक्षा में मैं यहाँ आ गया था और 8वीं से 12वीं तक पढ़ा। तो 9वीं और 10वीं जब हुई, और 10वीं में मेरी आरएस जागृति निकेतन में पोजीशन आई थी, जैसे 10th में मेरिट पोजीशन आती है तो पोजीशन आई थी। और तब वो पड़ाव आया कि आगे डिसीजन लेना था कि मेडिकल में जाना है कि नॉन मेडिकल लेना है। हालांकि मैथमेटिक्स मेरा बहुत स्ट्रांग था। मेरे स्कूल के टीचर्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल सर, उस टाइम पीएन रैना जी थे, स्वर्गीय हैं, स्वर्गवास हो गया, रवि रैना जी हैं, तो उनका ये था कि इसका मैथ स्ट्रांग और नॉन मेडिकल में रहेगा तो पोजीशन 12वीं में भी लाएगा जाएगा। तो लेकिन मेरे ग्रैंडफादर दादाजी का कुछ अलग सपना था। उन्होंने तब बात की कि क्योंकि जो हमारी फैमिली है वो राज वैद की फैमिली है, वैदों की फैमिली है। मेरे पेरेंट्स और दादाजी इस लाइन में नहीं थे, लेकिन परदादाजी और मेरे दादाजी के कजन्स, उनके ब्रदर्स, वो सब मशहूर वैद रहे हैं। तो हमारी फैमिली जो है वो वहीं से है। और उनको ये था कि क्योंकि पढ़ाई में अच्छा है तो आयुर्वेदा के तो प्रैक्टिशनर हमारे रहे हैं, इसको एलोपैथी में जाना चाहिए। तो उनके कहने पे, हालांकि मैथ्स मुझे अच्छा लगता था, उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर बनेगा। तो उनका सपना मुझे लगा कि, और मुझे बात भी अच्छी लगी, क्योंकि हमारी फैमिली लीनियज इस तरह की है कि हम डॉक्टर्स ही थे। उस टाइम एलोपैथी थी, तो मॉडर्न पैथी एलोपैथी नहीं थी, आयुर्वेदा था, तो उसको प्रैक्टिस करते थे। तो हम मेडिकल प्रैक्टिशनर ही, तो मुझे लगा कि मैं अपने खानदान की जो विरासत है उसको कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि हमारी फैमिली से अभी तक कोई एलोपैथी में डॉक्टर नहीं आया था। तो मैंने अपना इंटरेस्ट पीछे रखते हुए मेडिकल ले लिया, और मेडिकल लेके उनका सपना साकार करने के लिए मैंने मेहनत करना शुरू की। पर जब मैं 11th में था, मुझे याद है 1993 का जनवरी था, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। वो इस दुनिया से चल बसे। वो सपने को जो उन्होंने देखा था वो साकार होता नहीं देख पाए, लेकिन उनके जाते हुए लास्ट में जैसे उन्होंने मुझे जब आशीर्वाद दिया तो मुझे यही लगा कि उन्होंने, और उनका आज मैं मानता हूं कि उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं जो आज इस लाइन में कामयाब हुआ। वहां से मेरे जो ये टर्निंग पॉइंट आया कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है। और जब मैं एक बार आ गया और वो दुनिया से चले भी गए, तो मुझे एक लगा कि मेरे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे उनके सपने को सच करना है और मुझे मेडिकल लाइन में आना है। तो मैंने जी तोड़ मेहनत की, और जो प्री मेडिकल टेस्ट 1994 की बात करूं, आज से 30 साल पहले, 2024 से, तो वहां जो प्री मेडिकल टेस्ट था उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। और जब रिजल्ट आया उसका, तो मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा कि जो रैंक आते थे, फर्स्ट जो आते थे, वो बड़ा ही रेयर होता था, कोई जम्मू डिवीजन से आता था। जी जी, तो जब मुझे पता चला कि फर्स्ट रैंक आया, तो पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, हमेशा श्रीनगर वाली साइड से ही लोग आते हैं। तो वो भी एक मुझे लगा कि मेरे दादाजी का आशीर्वाद था, जहां भी वो हैं उन्होंने मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाया, और मैं मेडिकल कॉलेज जम्मू में एंटर हो गया। और इस तरह से मैंने डॉक्टर बनने का सोचा। कोई ऐसा नहीं था कि बचपन से इंस्पायर था, मुझे उनका सपना पूरा करना था। और मुझे लग रहा है कि वो एक उनको नजर थी, तराश चुके थे वो मुझे कि
इसका है उस तरह का प्रेजेंट ऑफ माइंड कि ये एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। तो वही कहते हैं ना, जोहरी को वो तराश लो, पहचान लेता है कि उनकी नजर कैसी रहती है। तो उन्होंने शायद वो देख चुके थे मेरे में वो चीज, तो इसलिए मैं आज मेडिकल लाइन में हूँ और आज उतनी ही मेहनत से मैं डॉक्टरी में जी जान से अपने लोगों की सेवा करने में लगा हूँ। मैं सब उनका आशीर्वाद मानता हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस मेडिकल लाइन में आया। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और प्रश्न है आपसे। इस समय आप देख रहे हैं डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में, और जो सबसे बड़ी इस समय डिस्ट्रैक्शन है जो काफी डिबेटेबल भी है वो है स्क्रीन टाइम। तो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे होते हैं उनको क्या मैसेज रहेगा आपका, क्योंकि आप एक डॉक्टर अब बन चुके हैं, आपके टाइम पे ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, पर आपके बच्चे हैं, सोसाइटी में और बच्चों को भी देखते हैं, इनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ही ऐसे हैं। तो क्या सजेस्ट करेंगे अगर पढ़ते समय खास करके जो बच्चे एजुकेशन अभी ले रहे हैं उनको क्या सजेशन रहेगा आपका, ताकि वो अपनी पढ़ाई पे और जो जरूरत की चीजें हैं उन पर फोकस कर सके? संदीप जी, ये एक सच्चाई है, जैसे आज का डिजिटल एज है जी। तो जैसे हम अपने समय में होता था ना, एक ऐसे लिखते थे हम, विज्ञान के लाभ और हानि। हाँ। तो ऐसा ही मैं मानता हूं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अपने लाभ हैं और हानियां हैं। जैसे प्रयोग हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका प्रयोग सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं। तो मेरी स्टूडेंट से यही प्रार्थना या एक मेरा सुझाव है कि आप लोग अपना जो भी एम है, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अब मेरी अपनी बेटी मेडिकल लाइन में ही तैयारी कर रही है, तो उनको वो देखना पड़ता है। बहुत सी चीजें ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, जैसे आजकल कोचिंग है, कुछ ऑनलाइन भी होती हैं। तो उनको ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी फोकस रहना है, बड़ी तपस्या है। आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं कि आप अगर कोई सोशल मीडिया पे, तो मैं देखता हूँ किसने मेरी पोस्ट देखी, लाइक्स और कमेंट्स, शेयर, वो एक रहेगी हमें लालच उसका, लेकिन उस पर नियंत्रण करना है। वो कहते हैं ना कि पहले होता था कि आपको 5 उन पे नियंत्रण करना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना। तो अब उसमें ऐड कर लो आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा, इन पे भी आपको नियंत्रण करना है, यूट्यूब पे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि फोकस रहिए। अगर आपका गोल क्लियर है, आपको पता है कि आपने कितना टाइम ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडीज के लिए कर रहे हैं, तो आप करिए। जो फालतू का इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन है, वो आपने वैसे ही चलना है, जैसे घोड़े के वो साइड पे लगे होते हैं ना दो, बस वो समझ के आपने उतना ही देखना है जितना आपको रिक्वायर्ड है। वो सेल्फ कंट्रोल आपको स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा चाहिए इस एज में। हमें उतना नहीं चाहिए था, होता ही नहीं था, है ना। ज्यादा टीवी देखते थे, वो भी पेरेंट्स बंद कर देते थे, फिर ग्राउंड में चले जाते थे, तो वो बंद हो जाता था। लेकिन ये चीजें अब बंद नहीं हो सकती, हमें ऑनलाइन भी यूज करना है। लेकिन वही है कि हमारे हाथ में है कि उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, ये हमें देख के करना है। अब डॉक्टर साहब, हम आ जाते हैं कि आप डॉक्टर बन गए और फिर आप कठुआ में भी आए। हमने भी अपने जर्नलिस्टिक कैरियर में यही देखा है जब आपकी यहाँ पर पोस्टिंग थी। पर मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया था, विदाउट एनी लालच। उन्होंने पेशेंट्स की जो भी मदद हो सकती थी जैसे भी की। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आपको सरकारी जो आपकी एम्प्लॉयमेंट थी कठुआ में, और फिर सरकार से आपको त्याग पत्र देना पड़ा, आपने रिजाइन कर दिया, ऐसे क्या कंडीशंस आ गए थे? संदीप जी, जब मैंने MS ऑर्थोपेडिक्स कंप्लीट की, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, जब हम MS करते हैं तो मेडिकल कॉलेज में एक्सपीरियंस मिलता है हमें सीनियर रेजिडेंसी का। तो उस टाइम क्योंकि हमें यहाँ जॉब्स, खासकर जम्मू के लोगों के लिए प्रॉब्लम रही है हमेशा कि हमें जॉब्स नहीं मिलते हैं, और जम्मू मेडिकल कॉलेज में वो चीज करने के लिए हमें जॉब में आना जरूरी था, और जॉब में सिलेक्शन नहीं होती थी, पोस्ट ही नहीं निकलती थी। तो वो मैं जॉब में नहीं था जब मैंने MS कर ली। तो मेरे लिए वो रास्ता बंद था कि मैं मेडिकल कॉलेज जम्मू में रजिस्ट्रारशिप या सीनियर रेजिडेंसी बोलते हैं कर पाता, तो मैं जम्मू से निकल गया। मुझे शिमला में, मेडिकल कॉलेज शिमला में, वहाँ जो डायरेक्ट कैंडिडेट्स होते थे, कुछ परसेंटेज वहाँ जॉब वालों के लिए होती थी, कुछ परसेंटेज वो डायरेक्ट कैंडिडेट्स के लिए थी, उसमें एंट्रेंस होता था। उसको मैंने क्वालिफाई किया और वहां मैंने इंटरव्यू के बाद वहां मैं सिलेक्ट हो गया, और 3 साल 2008 से लेकर 2011 तक वहां मैंने सीनियर रेजिडेंसी की। और जैसे ही वो कंप्लीट की, तो एक जैसे जॉब्स की हमें कमी होती है, तो एक लकीली हमारे लिए पोस्ट निकल गई जम्मू कश्मीर में, ये जिनको आज हम कंसल्टेंट्स बोलते हैं, उस टाइम उनको B ग्रेड सर्जन बोलते थे। तो उसमें मैंने और मेरी वाइफ ने, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो हम दोनों ने इंटरव्यू दिया और हम दोनों सिलेक्ट हो गए।
और उसके बाद जो पोस्टिंग्स होती थी यहाँ पे, तो मेरी वाइफ की तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कठुआ में होगी। जो मेरी पहली पोस्टिंग हुई वो घगवाल में हुई, जहाँ पे एक इमरजेंसी हॉस्पिटल बनना था। तो वो पोस्ट सेक्शन हो जाती है, लेकिन हॉस्पिटल वही प्राइमरी हेल्थ सेंटर था। लेकिन मैंने वो ज्वाइन किया। मेरे घगवाल मेरे ननिहाल है, नानके हैं, तो मुझे लगा कि चलो अपने नानके में इमोशनल कनेक्ट भी था। सेवा करते हैं। पहला जॉब वहीं किया मैंने, और वहां मैंने ओपीडी स्टार्ट की, और मैंने वहां फिर रिक्वेस्ट किया अपनी अथॉरिटीज को कि मैं सर्जरीज भी करना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सामा में अलो किया कि आप वहां भी ओपीडी करें और वहां भी सर्जरीज करें। तो मैंने सर्जरीज वहां करना शुरू कर दिया, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज। और वहां कुछ देर काम करने के बाद मुझे स्थानांतरण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कठुआ में मिल गया, जो मेरा होम टाउन था, जहां मैं आना चाहता था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कठुआ में मैंने अपने लोगों के बीच उनकी अच्छे से सेवा करना शुरू की, सेवा भाव से काम किया, जैसे आपने बोला। तो मुझे एक ही लालच था कि मेरे लोग जो हैं वो दर बदर ना भटके, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स के लिए, एक हमारी ब्रांच के लिए मैं कह सकता हूं कि उस टाइम मुझे तब भी बहुत बुरा लगता था, अब भी बहुत बुरा लगता है कि लोग जो जम्मू से बाहर जाते हैं कि हड्डी टूट गई तो ये पंजाब में जुड़ेगी, ये एक धारणा बन चुकी थी कि यहाँ कुछ नहीं होता है। तो मैं उस धारणा को चेंज करना चाहता था। तो मैंने काफी मेहनत से काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे केवल 8 महीने का ही समय मिला। और जैसे यहाँ मिनिस्ट्रीज चेंज होती हैं, तो नए हेल्थ मिनिस्टर आए, उन्होंने ट्रांसफरों का एक वो शुरू कर दिया। अभी पिछले ही लिस्ट में मैं कठुआ में मेरी ट्रांसफर हुई। अगली लिस्ट में मुझे और मेरी वाइफ को बिना टेन्योर कंप्लीट किए एक हॉस्पिटल ठाठरी, जो कि नॉन फंक्शनल हॉस्पिटल था, वहां ट्रांसफर कर दिया गया। तो उसके बाद, और उस समय मैं बताऊं कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की मतलब एपैथी समझिए कि मेरी वाइफ उस टाइम प्रेगनेंसी थी और 1 महीने के बाद उनकी डिलीवरी थी। तो मैंने उनको बोला कि आप उसके बाद का कर लीजिए कुछ। किसी ने कुछ नहीं सुना, और यहाँ पे बहुत ही मुझे लगा कि ऐसा सिस्टम था कि कोई सुनवाई नहीं थी किसी डॉक्टर की। ये कौन से ईयर की बात है? ये 2013 की बात कर रहा हूँ। मेरी छोटी बेटी उसमें उसके बाद पैदा हुई थी। तो उस समय इतने परेशान हुए हम कि मुझे लगा कि अब जिस हेल्थ डिपार्टमेंट में है, कम से कम कोई ना कोई, तो हम खुद डॉक्टर हैं, तो ऐसे देखिए गायनेकोलॉजिस्ट थी मेरी वाइफ, तो ऐसे हम दूसरों को बोलते हैं कि आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्टेज पे आपको रेस्ट करनी चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट हमारे साथ क्या कर रहा है? तो उस टाइम मेरा मन बहुत खट्टा हुआ कि ये जो हम जिनके लिए हमारा पेरेंट, एक फैमिली होती है डिपार्टमेंट भी, अगर उनको इतनी कंसिडरेशन नहीं है कि आपके जो स्पेशलिस्ट हैं, और स्पेशलिस्ट एक बड़ी पोस्ट होती है, मेडिकल ऑफिसर या असिस्टेंट सर्जन होते थे, उसके ऊपर की पोस्ट होती थी, इक्विवेलेंट टू ये जो एसपी का रैंक होता है उसके बराबर की पोस्ट होती है। मैं इनको कंसिडरेशन नहीं है कि ह्यूमन नहीं देखना चाहते ये वैल्यू कि कौन किस फेज से गुजर रहा है। तो उस समय मुझे काफी बुरा लगा, और मैंने कोशिश की अप्रोच करने की अथॉरिटीज को, डायरेक्टरेट को, सबको। और यहाँ के जो भी हमारे यहाँ लीडर्स थे उस टाइम, हमारे एमएलए होते थे चरणजीत जी, उनका मुझे याद है कि उन्होंने एक लेटर लिखी थी हेल्थ मिनिस्टर को 6 घंटे बैठ के। मेरे साथ बैठ के। हेल्थ मिनिस्टर भी शायद लोकल ही थे तब? नहीं, उस टाइम लोकल नहीं थे, वो राजौरी के थे, वो नए चेंज हुए थे। तो उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, मेरा पूरा वर्क का, मतलब मुझे उस टाइम हैरानगी हुई कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन भी है जो 6 घंटे बैठ के उन्होंने एक लेटर फ्रेम की, मेरा पूरा रिकॉर्ड मंगवाया, इसने कितना काम किया है, कितनी देर में कितनी सर्जरीज की हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, सारा फ्रेम करके उन्होंने मिनिस्टर को भेजा। और मिनिस्टर की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं आई। उन्होंने बोला हमने इनको भेजना ही भेजना है। पता नहीं क्या मजबूरी थी, इनको क्या प्रेशर था। तो मुझे उस समय हाई कोर्ट में जाना पड़ा स्टे लेने के लिए, मेरी सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, मुझे स्टे लिया। और उस समय मैंने मन बना लिया कि जैसे ही डिलीवरी हो गई, और थोड़ी सी बेटी मेरी बड़ी हुई, छोटी वाली, तो मैंने त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि मेरे आगे यही चाह रहा था, या तो मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी की प्रैक्टिस करता या जॉब करता। तो अगर मैं किसी डिसफंक्शनल, मैंने उनको ये भी रिक्वेस्ट की कि मुझे किसी फंक्शनल हॉस्पिटल में चाहे दूर लगा दीजिए, जहां मैं काम कर सकूं, लेकिन वो भी नहीं सुना गया, या सुनवाई नहीं है, क्योंकि वो चाहता नहीं है। अब मुझे यही उस समय लगा कि अगर हमारी सरकार को ही नहीं जरूरत की, कोई काम करने वाला कोई काम करना चाहता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, आपको पता नहीं कौन से क्राइटेरियाज हैं, तो मैं फिर कोई सिस्टम से लड़ने का कोई मतलब नहीं है कि 2 साल का जॉब हुआ और आप ऐसे लड़े, वो विद इन उसमें जरूरी नहीं था। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं
अपने स्किल्स और अपनी डॉक्टरी के लिए, अपने ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए मैं जॉब सेक्रीफाइस करूंगा। मैंने उस समय जॉब सेक्रीफाइस किया, परमानेंट जॉब था जी। मैं अभी तक अगर होता तो किसी अभी हायर उस पर पहुंचा होता, लेकिन आई लेफ्ट क्योंकि मुझे अपने ऑर्थोपेडिक की फील्ड में अपना काम प्यारा था, मैं काम करना चाहता था और मैं जॉब छोड़ के मैं हिमाचल वापस चला गया। वहां मेडिकल कॉलेज में कंट्रेक्चुअल पोस्ट पे असिस्टेंट प्रोफेसर कांगड़ा में मेडिकल कॉलेज है, वहां मैं और मेरी वाइफ चले गए थे, वहां ज्वाइन कर लिया और वहां से फिर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गया। वहां भी मैंने फिर सरकारी मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि कंट्रेक्चुअल 1.25 साल से ज्यादा हमें मिला नहीं मौका। तो वहां पे एक जेपी ग्रुप का हॉस्पिटल था, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, तो वो हमने ज्वाइन किया और उसके बाद मुझे श्री माता वैष्णो देवी नारायण हॉस्पिटल तब तक यहाँ बन चुका था। तो वहां से मुझे ऑफर आई, कॉल आई, जिसको मैंने रेडिली एक्सेप्ट किया कि मुझे वापस अपने जन्मभूमि और में आना है और कर्म भूमि का अवसर मिला मुझे। तो मैंने हाथों हाथ, और मुझे लगा कि माता वैष्णो देवी का बुलावा है उनके चरणों में बैठ के काम करने का, तो मैंने और मेरी वाइफ ने वहां पे ज्वाइन कर लिया और मैं तब से अभी तक श्री माता वैष्णो देवी नारायण हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन के रूप में कार्य कर रहा हूँ और अपने लोगों के विशेष और माता के आशीर्वाद से पूरी मेहनत से मैं लगन के साथ काम कर रहा हूँ और लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया आपका प्रोफेशनल। अब मैंने अभी रिसेंटली आपको सोशल मीडिया पे देखा, थोड़ा एक्टिविज्म भी आपका इसमें चलता रहता है ना, और खास करके जम्मू की बात जब भी होती है तो आप अपने जो व्यू होता है, आपका जो अपना मत होता है, उसको देने से भी आप नहीं हिचकिचाते हैं। अभी रिसेंटली आपने शुरू किया था जम्मू का सीएम, मैंने सोशल मीडिया पे देखा आपका पोस्ट, और एग्जिट पोल भी कल के आ गए हुए हैं। तो अब क्या लगता है आपको कि जम्मू का सीएम कैसे हो पाएगा? समीर जी देखिए, सरकारी नौकरी छोड़ने के कुछ फायदे भी होते हैं, है ना। जब एक आदमी कोई सरकारी नौकरी में होता है तो वो बंधा हुआ होता है, वो इतना मुंह खोल के बोल नहीं सकता। अब मैंने छोड़ी है, उसका मैं कुछ फायदा तो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मुझे, तो मैं उसका भरपूर प्रयोग करता हूँ अपने उस राइट का, क्योंकि मुझे लगता है कि बोलना चाहिए, जहां गलत है वहां बोलना चाहिए। तो सरकारी नौकरी में भी था, तब भी मैं गलत के अगेंस्ट खड़ा हुआ था और सही का साथ देके मैंने छोड़ दी थी, तो मेरा वो असूल है। तो आज की डेट में भी मुझे लगता है कि जम्मू के इश्यूज, जम्मू के मुद्दों पे लोग कतराते हैं कुछ खुल के बोलने में, पता नहीं किस बात का डर है, क्योंकि सब कुछ कश्मीर सेंट्रिक है, कश्मीर डोमिनेटेड है। तो और मैं हमेशा बात करता हूँ कि जम्मू की बात नहीं होती, जम्मू गायब हो जाता है, इसको मैं जम्मू ब्लाइंडनेस बोलता हूँ। कि जब जम्मू कश्मीर की बात, अभी नेशनल मीडिया पे, इंडिया टुडे पे भी मेरी बात हुई थी, अभी लास्ट वीक ही प्रोग्राम इंटरव्यू आया था मेरा, तो मैंने भी यही बात रखी कि जम्मू की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि कश्मीर ही रह जाता है। जम्मू एंड कश्मीर है कहने को, तो जम्मू एंड गायब हो जाता है तो कश्मीर बच जाता है, तो बात नहीं होती है। तो हमारी कोशिश है और मेरा सपना भी यही है। जब मैं पुराना इतिहास देखता हूँ, 1947 से पहले जम्मू ही राज करता था जम्मू कश्मीर पे, और पिछले 100 साल देखिए, 1846 से लेके 1947 तक, जब तक जम्मू के हाथ में सत्ता रही, तो ये जम्मू कश्मीर कितना शांतिपूर्ण था, कितना प्रोग्रेसिव था और कितने अच्छे से यहाँ पे सब कुछ चल रहा था। और 1947 में हमसे सत्ता छीन के, जम्मू से सत्ता छीन के कश्मीर के हाथ में सौंप दी गई। कश्मीर के कुछ, मैं कश्मीर भी नहीं बोलूंगा, कश्मीर के कुछ पॉलिटिशियंस के हाथ में सौंप दी गई, जिससे सारा पावर का बैलेंस खत्म हुआ। और आज 1947 के बाद जम्मू कश्मीर की क्या हालत है, वो सारी दुनिया देख रही है। तो मैं हमेशा यही मानता हूं कि आपने जम्मू को डिसइम्पावर करके आपने अच्छा नहीं किया और सारा बैलेंस हमारा खराब हो गया। जम्मू का नामो निशान, मतलब सत्ता में तो छोड़िए, कहीं रहा ही नहीं है, मतलब एम्पावरमेंट है ही नहीं। और यही मेरा कोशिश है कि जम्मू को एम्पावर करने की जरूरत है, पॉलिटिकली और क्योंकि जो पावर ट्रांसफर हुई वो भी पॉलिटिकली ही। मैं ये नहीं कहता कि कश्मीरियों से छीन के हमें दो, मैं कह रहा हूँ बराबर का वो दीजिए। अगर ये जम्मू एंड कश्मीर है तो जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए, जम्मू बराबर कश्मीर बराबर और बीच में एंड। ये नहीं कि आप कहने को जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं और हर चीज कश्मीर है, जम्मू गायब हो गया। इक्विलिब्रियम, मैंने एक बार पहले भी बात कही हुई थी, नेशनल मीडिया पे मैंने बात की थी कि जम्मू और कश्मीर पक्षी के दो पंखों की तरह है। जम्मू और कश्मीर, जब तक इन दोनों पंखों को आप बराबर एम्पावर नहीं करोगे, पक्षी उड़ान नहीं भरेगा। तो इसलिए पक्षी नहीं उड़ान भर रहा है क्योंकि जम्मू जो है वो डिसएम्पावर्ड है और एक
एक को आपने एक पक्षी के उसको आपने एम्पावर कर दिया है, एक पंख से नहीं उड़ेगा पक्षी। तो इसलिए इसी के तहत मैंने जो बात की कि जम्मू का सीएम, क्योंकि 2019 के बाद जो परिसीमन हुआ, हालांकि 2011 का सेंसस भी कहते हैं कि फर्ज था और ये भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं का ऑफिशियल स्टैंड है, वो भी हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो 36 और 37 और 46 9 सीटों का अंतर था, वो अब एक सीट का अंतर रह गया है। फिर भी मैं कहता हूं कि कुछ तो एम्पावरमेंट हुई, और ये मुझे लगा कि ये इलेक्शंस पहली बार हो रहे हैं, तो इनमें हमें करना चाहिए कि हमारा भी सीएम हो, क्यों नहीं हो। 1947 से पहले हमने 100 साल राज किया है। आजाद साहब भी हमारे सीएम थे, हमारे सीएम थे, लेकिन उनको भी कश्मीरी ही प्रोजेक्ट किया गया। और मैं आजाद साहब की जो है वो ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, उसका पहला चैप्टर था बॉय फ्रॉम लिटिल कश्मीर। उन्होंने भी कभी जम्मू खुल के नहीं लिखा। उन्होंने भी, जो मैंने पूरी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, तो उन्होंने अपने आप को कश्मीरी प्रोजेक्ट करके ही आगे कांग्रेस में बढ़े हैं। मुझे जो सेंस मिली, जो गांधी परिवार में जो इंदिरा गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी के साथ, राजीव गांधी जी के साथ जो नजदीकियां हुई, वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपने साथ कश्मीर का टैग लगाया, क्योंकि वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। और मैंने पूरा, मुझे निष्कर्ष ये मिला कि उनको फायदा यही मिला, एक कश्मीरी टैग लगा के वो नेशनल, और भारत के बाकी हिस्से में हार्डली कोई जानता होगा कि ये जम्मू से है, ये हम जम्मू के लोग हम जानते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आजाद साहब बेशक भद्रवा हमारे जम्मू से थे, लेकिन उनकी भी परसेप्शन एक कश्मीर, लेकिन जम्मू का होने के कारण ही मुझे लगता है उनको उनका टेन्योर कंप्लीट नहीं करने दिया गया। ये भी नाइंसाफी जम्मू के सीएम के साथ सोच गई है। तो इसलिए जो एक डोगरा सीएम की बात आई या जम्मू के सीएम की बात आई, मुझे लगा कि मुझे उसमें बात रखनी चाहिए और खुल के रखनी चाहिए। और जहां तक पॉलिटिकल व्यूज की बात है, मेरा जो मानना है वो ये है कि जो हमारे अच्छे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, डॉक्टर्स को क्रीम ऑफ सोसाइटी माना जाता है जी। और मुझे बड़ी बार लगता है कि जब मैं भी कोई पॉलिटिकल व्यू रखता हूं, तो ऐसे लगता है इसको बुरी बात मानी जाती है, ये क्यों बोल रहा है। मेरा ये कहना है कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, प्रोफेसर हो, एडवोकेट हो, सबको इक्वल राइट है इसमें बोलने का। और जो अच्छे माइंड्स हैं, जो ब्राइट लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको तो पॉलिटिक्स में आगे आना चाहिए, बजाय इसके कि अनपढ़ लोग, जो कम पढ़े लिखे, जो लोग गुंडागर्दी करते थे, वो बाद में जाके अगर हेल्थ मिनिस्टर बन जाए तो बुरा लगता है ना। अगर डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर बनेगा तो वो अच्छा भला करेगा। तो जो जिनको कभी हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं, जो सीधे पॉलिटिक्स में होने के कारण, क्योंकि वो बड़ी देर से पॉलिटिक्स में, उनको हेल्थ मिनिस्ट्री मिल जाती है, तो वो अच्छा काम नहीं करेगा। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर, एक जिसने पूरे मेडिकल में काम किया है, वो एक अच्छा हेल्थ मिनिस्टर बन के प्रूव होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हम अटैच करते हैं, कभी मुझे भी कमेंट्स सुनने को मिलते हैं कि आप अपनी डॉक्टरी पे ध्यान दीजिए, पॉलिटिक्स नहीं। मेरा ये मानना है कि हम सबको, क्योंकि पॉलिटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से हम हमारी लीडरशिप उभरती है। हम बोलते हैं जम्मू के लीडर नहीं है, जम्मू में लीडरशिप की कमी है, इसीलिए क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं। उनको लगता है पॉलिटिक्स कोई गंदी चीज है, दलदल है, हमारा दामन खराब हो जाएगा, हम क्यों उतरेंगे। पॉलिटिक्स के साथ नेगेटिव सेंस हमें अटैच करना बंद करें। अभी एक स्कूल में कहीं सेशन था ऑनलाइन, तो मुझे बात करनी, मैंने उधर 7 बच्चों को बोला कि आप पॉलिटिक्स में आइए, पॉलिटिक्स को वन ऑफ द करियर ऑप्शंस नहीं, आपको आना चाहिए, फुल टाइम कैरियर। बिल्कुल, मेरा एक फ्रेंड है, मैंने एग्जांपल दी उसमें, वो डेंटल कॉलेज में फैकल्टी हैं, उनका बेटा है, वो यहाँ पे जो देहरादून में स्कूल है RIMC, वहां पे पढ़ रहा था, और उसका एम था कि वो एयरफोर्स में जाना चाहता था पहले नंबर पे। अनफॉर्चुनेटली वो एयरफोर्स में मेडिकल रीजन या व्हाटएवर वो नहीं हो पाया, और वो आर्मी के लिए सिलेक्ट हो रहा था। लेकिन उस बच्चे ने ये बोला कि या तो मैं एयरफोर्स में जाऊंगा या मैं पॉलिटिशियन बनूंगा। तो उसने मुझे फोन किया, बोलता यार वो तो तुम्हारे नक्शे के तो मैं चल रहा मजाक में। तो मैं यार, मुझे तो खुशी हुई, मैं यार तो उसको मैं सपोर्ट करो, वो बच्चा कुछ करेगा। अगर वो इस समय ये सोच रहा है कि पॉलिटिक्स को मैंने एज ए करियर लेना है, उसको सपोर्ट करो, जो वो चाहता है उसको करो, आप उसको चलने दो, वो हमारे लिए एक एसेट है, उसको हमने ग्रूम करना है। तो मैं अगली जनरेशन को भी यही बोलता हूँ कि करियर ऑप्शन लीजिए, क्योंकि बेस्ट देखो, सारी पावर, अथॉरिटी, पॉलिसी मेकिंग तो इन लोगों के हाथ में जो पॉलिटिक्स में है। तो हम क्यों ना पॉलिटिक्स में आए,
तभी तो देश बदलेगा। जो विकसित भारत का मोदी जी सपना देख रहे हैं 2047 में, तो हमारे यही स्टूडेंट्स अगर आगे आगे पॉलिटिक्स में आएंगे, जो अच्छे अच्छे पढ़ाई में डॉक्टर्स इंजीनियर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, जो लोग एमबीएस से ज्यादा इंटेलिजेंट है, लॉयर से ज्यादा इंटेलिजेंट है, अगर वो पॉलिटिक्स में आगे मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो हमारा देश ही आगे बढ़ेगा। तो तभी वो सपना पूरा होगा। तो इसलिए मेरा जो अपना ओपिनियन है, मेरा यही है कि मैं अपना गर्व से कहता हूं कि हाँ, मैं पॉलिटिकल व्यूज रखता हूं, मैं इसमें कोई बुरी बात नहीं मानता। मुझे भी हक है उतना ही जितना किसी और को है। अगर मौका मिलेगा डॉक्टर साहब तो राजनीति को अपना कैरियर एक सेकंड शॉट देंगे इसको आप? इसमें मुझे अभी अपनी पब्लिक की सेवा में एज ए डॉक्टर ही कर रहा हूं, लेकिन किसी समय पे मुझे अगर लगा कि मुझे वहां मेरी जरूरत है, कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि कहीं मुझे आना पड़ता है और मुझे लगता है कि मैं वहां बेटर सर्व कर पाऊंगा मेरा एम है अपने लोगों की सेवा करना, चाहे मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, मैं इसमें डिनाई नहीं करता। मुझे शौक है, बचपन से इंटरेस्ट रखता हूँ, अखबारों से लेके सब कुछ पॉलिटिकल आर्टिकल्स लिखने तक, और अपने सोशल मीडिया पे ओपनली लिखता हूँ। और जो मुझे पार्टी पसंद है मैं खुल के बोलता हूँ, आप उसके लिए जो मर्जी बोले, मुझे देश हित में, जम्मू हित में जो नहीं, इसमें कोई बुरी बात है भी नहीं है। किसी न किसी से आपका ओपिनियन मिलता है तो कोई बुरी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए ऑप्शन, मैंने फिर बोला, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मुझे है, और पॉलिटिक्स में जाने का भी ऑप्शन, सरकारी जॉब छोड़ने का है, तो मैं उसका भरपूर फायदा उठाऊंगा, क्योंकि मैंने परमानेंट सरकारी नौकरी छोड़ी है, तो मैं उसका फायदा उठाऊंगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल इसी से रिलेटेड, आप भी जम्मू को बिलोंग करते हैं, मैं भी जम्मू से बिलोंग करता हूँ, इसी डिवीजन से हैं हम लोग। डॉक्टर साहब, 370 का टूटना और उसके बाद हमारी स्टेट को यूटी बना देना, आपको लगता है कि ये डिसीजन हम लोग अगर विदाउट इसको पॉलिटिक्स से जोड़े बिना हुए देखें, क्या ये डिसीजन ठीक था? देखिए संदीप जी, मेरा जो पर्सनली मानना है, जैसे किसी ने अभी कल परसों टीवी पे भी बात की कि जम्मू एंड कश्मीर, हम इसको एक राज्य मानते हैं। महाराजा गुलाब सिंह ने इसकी नींव रखी, इसमें कोई शक नहीं है। उस टाइम सिचुएशन जियोपॉलिटिकल कुछ और थी, और ये भी था कि अंग्रेजों ने उस समय ये देख लिया था कि इस पे हम भी राज नहीं कर सकते, मुश्किल लोकेशन है, और इतना वो उसकी इंपॉर्टेंस है कि एक डोगरा को उन्होंने चुना देख के कि ये संभाल सकता है, इसमें इतना एक्यूमेंट है। तो उस समय के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से तो जम्मू कश्मीर राज्य उन्होंने बनाया, और हमारी बाउंड्रीज जनरल जोरावर सिंह ने तिब्बत तक पहुंचा दी, अफगानिस्तान को टच करती थी, रशिया को टच करती थी, तो पूरा राज्य हमारा उस समय था। और 1947 से पहले उतना ही था, लेकिन उसके बाद हमने उस राज्य को खोना शुरू कर दिया। ये प्रोसेस 1947 में ही शुरू हो गई, जब ब्रिटिशर्स ने बेसिकली एक पॉलिटिक्स खेली कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास जाए, तो उसी का शिकार हम लोग हुए। हमारा राज्य आधे से ज्यादा तो उसी समय हमने खो दिया, और बचा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो मेरा ये मानना है कि जब भारत की टेरिटरी में एक राज्य बन गया जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो उसके बाद जो आतंकवाद पनपा, सेपरेटिज्म पनपा, तो एक मैं कह रहा हूं बीमारी से ग्रस्त हो गए हम, एक उससे जूझते रहे, और हमने देखा है। तो जो मेरा पर्सनल मानना है, मैं इसको जम्मू एंड कश्मीर को एक राज्य आज नहीं मान सकता, क्योंकि ये एक राज्य में दो राज्य है। क्योंकि आप पॉलिटिकल व्यूज भी देखिए, चॉइसेस भी देखिए, कल्चरली भी हम नहीं मिलते, लैंग्वेज भी नहीं मिलती, कल्चर भी नहीं मिलता, तो फूड हैबिट्स भी नहीं है हमारे, कुछ नहीं मिलता। सिर्फ हमें, क्योंकि ये हिस्टोरिकली इकट्ठे थे, महाराजा गुलाब सिंह जी ने इकट्ठे रख दिया, तो आज भी इकट्ठे। मुझे लगता है ऐसा मानना गलत है। आज हम एक देश के राज्य हैं, तो ये स्टेट्स विद इन स्टेट है। तो जम्मू के लिए मैं कह सकता हूं कि ये अलग होना या हमें अलग स्टेटस देना, मैं इसके पक्षधर हूं। और इसके लिए अगर यूनियन टेरिटरी देखिए, जम्मू कश्मीर को इन्होंने डिग्रेड एक किस्म से किया, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी हार्श डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कभी किसी को सुधारने के लिए। क्योंकि यहाँ आतंकवाद आपने देखा, इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर में बदलाव हुआ 2019 के बाद, जब यूनियन टेरिटरी बनी, तो
तब का कश्मीर, उससे पहले का स्टोन पेल्टर्स का कश्मीर, और आज टूरिस्ट वहां भरे पड़े हैं। उसमें कोई शक नहीं है कि तिरंगा जहां मिलता नहीं था, जहां 1992 में नरेंद्र मोदी जी को तिरंगा यात्रा में वहां लाल चौक में आना पड़ा और एक बहुत बड़ा कार्य समझा जाता था, तो वो तिरंगा आज वहां पे लाल चौक पे फहरा रहा है, उधर तिरंगा चौक बन चुका है। उसमें कोई शक नहीं कि वहां बदलाव हुआ है। लेकिन वहां का तो रखिए, जम्मू का मैं जब देखता हूं तो हमने सफर किया है। अभी जो बदलाव जम्मू में आना चाहिए था, जो हमने भी सोचा था कि 370 जाने के बाद फोकस जम्मू पे आएगा, वो नहीं आया। इसी पे हम इसलिए मैंने कहता हूँ कि ये दो राज्यों की तरह ट्रीट होना चाहिए, दो अलग रीजन्स हैं। और मेरा जो अपना मानना है कि जब तक हम एडमिनिस्ट्रेटिवली जम्मू और कश्मीर को अलग नहीं करेंगे, क्योंकि लद्दाख अलग हो गया, लद्दाख कौन सा अलग हो गया, अलग हो गया। लोग ये कहते हैं कि यदि कश्मीर अलग कर दिया तो पता नहीं चला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। हम भारत के राज्य हैं। अगर पंजाब को आपने हिमाचल हरियाणा में डिवाइड किया, आपने उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड में डिवाइड किया, आपने बिहार में झारखंड किया, तो क्या अलग हो गए? आपने आंध्र प्रदेश को तेलंगाना के साथ किया, तो क्या वो अलग हो गए? वैसे ही हम चाहते हैं कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज कर दीजिए या राज्य कर दीजिए जम्मू को। अगर आपने कश्मीर का संभालना है, अभी आपको लगता है वहां पे हालात उतने नहीं हुए हैं कि आपको सेंटर का कंट्रोल चाहिए, तो उसको यूटी रहने दीजिए। लेकिन हमें काहे को कश्मीर के लिए सजा देते हैं? अब आतंकवाद वहां रहा है ना, तो राष्ट्रपति शासन तो हम पे भी लगता था। हम तो डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होती है। हमने हमेशा यहाँ की डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया, उनको हमेशा हम उनके साथ चले, फिर हमें किस बात की सजा? गन कल्चर हमारे यहाँ पे है नहीं। बिल्कुल। तो दूसरा मैं ये बताऊं कि हमने सफर, जब इंटरनेट बंद हुआ, कश्मीर का बंद किया, हमारा काय को बंद किया? हम तो पीसफुल लोग हैं। तो हम वही कहते हैं ना कि धान के साथ घुन भी पिसता है। तो कश्मीर के चक्करों में जम्मू पिस रहा है और जम्मू को कश्मीर का बोझ ढोना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को हमारे भी राइट्स के बारे में सोचना चाहिए। हमारा यूथ आज की डेट में फ्रस्ट्रेटेड है, वहां एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जो एग्जाम नहीं हो रहे टाइम पे, हो रहे हैं तो उनका कभी पेपर लीक हो रहा है, कैंसिल हो रही है, कोई प्रोसेस 4-4 साल ले रही है। हमारे लोग फ्रस्ट्रेटेड, ड्रग की समस्या हम बोलते आ रही है, तो इसीलिए आ रही है क्योंकि हम उनको साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे, एनर्जी चैनलाइज नहीं हो पा रही है, चैनलाइज नहीं। तो मैं चाहता हूं कि जम्मू के एम्पावरमेंट हो। जम्मू अलग एक आइडेंटिटी रखता है। आपने अगर जम्मू कश्मीर के रहते जम्मू को फोकस नहीं कर सकते, मैं मानता हूं कि आपको लगता है कश्मीर एक डिफिकल्ट रीजन है, जैसे हम पढ़ाई भी करते हैं, हमें लगता है आसान चैप्टर तो हम फटाफट कर लेंगे, तो मुश्किल पे फोकस करते हैं। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार का यही है कि जम्मू तो इजी है, चलो इसको छोड़ो, कश्मीर में फोकस करो। मुझे लगता है जब तक कश्मीर जुड़ा रहेगा हमारे साथ, हमारे ऊपर फोकस नहीं आएगा। मैं यही चाहता हूं दिल से कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जम्मू को अलग करके हमें एडमिनिस्ट्रेशन अपनी करने दी जाए। हम भी भारत के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के हम विकास यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा यूथ आगे आना चाहता है, हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल 2019 के बाद 3 कश्मीर में आ चुके हैं, जम्मू में एक भी नहीं है। तो ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा था कि जम्मू अभी भी सफर कर रहा है। तो जब तक कश्मीर हमारे साथ रहेगा हम करते रहेंगे। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, जो सेंटर में बैठी पॉलिसी मेकर्स हैं, एक जम्मू की बॉर्डर के साथ भी लगता है नेशनलिस्ट रीजन है, जब यहाँ नेशनलिस्ट फोर्सेस स्ट्रांग होगी, हमको एम्पावर करके भारत की जो है सिक्योरिटी वो स्ट्रांग होगी और यहाँ पे और ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी अगर जम्मू के नेशनलिस्ट लोगों को एम्पावर किया जाए। ये मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, आपके साथ बात करते करते हमें पता भी नहीं लगा और कितनी इंसाइटफुल एक टॉक हो गई आपके साथ। मुझे लग रहा है एक और एपिसोड आपके साथ हमें दोबारा करना पड़ेगा, है ना। इसलिए मैं आज के ये जो स्टूडियो टॉक का हमारा आज का जो एपिसोड है, इसको मैं यहीं पर खत्म करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, विद योर ड्यू परमिशन। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप आए अपने बिजी शेड्यूल से। डॉक्टर साहब महीने में सिर्फ एक बार कठुआ आते हैं और इसी दौरान उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपना टाइम निकाल के जरूर आपकी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करूंगा। तो मैं डॉक्टर साहब का अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू यू डॉक्टर साहब। मैं कठुआ के दर्शकों को फिर से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नमस्कार करना चाहूंगा और आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट और आशीर्वाद दिया है, आप उसे जारी रखें। और संदीप जी, मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।